Assalamu alaikum. My name is Mahmood Sajid and you are watching Introduction of Biology with Mahmood Sajid. In first lecture of chapter number 4, we study about the cell, introduction of cells. Today we start the cell organelles. There are many cell organelles that are discussed in our book, but today we study only two organelles. First is nucleus and second is ribosomes. Before starting lecture, if you are new on my channel, please subscribe and press the bell icon. Let's start. सेल ऑर्गेनेली फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेली कि सेल ऑर्गेनेली होता क्या है. सेल ऑर्गेनेली आर द स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन. हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन है ना, उनके दरमियान जो फ्लूइड पाया जाता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. और ये ऑर्गेनेली विद इन सेल है ना, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ऑर्गेनेलीज. ठीक है, दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन. वो अपना उन सब ऑर्गेनेलिस का डिफरेंट फंक्शन होता है जो परफॉर्म कर रही होती हैं. ठीक है, और हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिस जो है ना फाउंड होते हैं, कॉमनली फाउंड होती है, यानी आम तौर पर हमें मिल जाती है. जिनमें से कुछ ऑर्गेनेलिस ये हैं: न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, गोल्जी अपरेटस, सेंट्रियोल्स एंड लाइसोसोम्स. ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो हमारी बुक में जो हमारी बुक में हैं. ठीक है, ये जो हमने पढ़नी है. आज हम सिर्फ दो पढ़ेंगे, एक न्यूक्लियस पढ़ेंगे और एक राइबोसोम्स पढ़ेंगे. चले सबसे पहले न्यूक्लियस पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. न्यूक्लियस, अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर यूकैरियोटिक सेल्स. हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फंक्शन वो डिफरेंस यही होता है कि उनके जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है. जो सबसे प्रोमिनेंट हमारी ऑर्गेनेली है ना, वो न्यूक्लियस है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी ऑर्गेनेली हमारी सेल में न्यूक्लियस ही है. इन एनिमल सेल इट प्रेजेंट इन द सेंटर, वाइल इन मेच्योर प्लांट सेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल इट इज पुश्ड टू द साइड. जो एनिमल सेल होता है उसके तो बिल्कुल सेंटर पे होती है ये न्यूक्लियस, लेकिन जो प्लांट सेल, मेच्योर प्लांट सेल होता है जिसने डिवीजन करनी होती है, उसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से ये साइड पे चली जाती है. न्यूक्लियस जो है ना साइड पे चला जाता है, लार्ज वैक्यूल होता है उसका, इसलिए ये न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है. लेकिन जो एनिमल है उनका स्मॉल वैक्यूल होता है, इसलिए ये सेंटर में ही रहता है न्यूक्लियस. ठीक है, आगे बताया हुआ है कि इसके अंदर होता क्या क्या है. न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियस की बाउंडेड मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियस जो है ना बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन है, यानी उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. आगे अगली स्लाइड पे मैं एक डायग्राम बताई हुई है, उसमें मैं आपको बताता हूँ. न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल इट टू एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो जिस चीज़ की सेल के अंदर ज़रूरत होती है उसको उसके अपने अंदर से जाने देती है, वरना जो बाकी चीज़ होती है उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देती. ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये एक्ट इस तरह करती हैं. जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना, वो उस पे जो है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है कि जो चीज़ें सेल न्यूक्लियस के अंदर चाहिए वही सेल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाएंगी, बाकी चीज़ें नहीं जाएंगी. ठीक है, उससे आगे है इसकी एक्सप्लेनेशन. मैंने आपको बताया था, आगे मैं बताऊंगा डायग्राम. ये मेम्ब्रेन बनी हुई है ना एक, ये पूरी, इसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप. ये इन्होंने यहाँ से कट करके बताया हुआ है, यहाँ से जो है ना इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा उतार दिया, फिर अंदर की चीज़ें भी दिखाई हैं. ये है ना, ये डबल बाउंडेड है. ये फर्स्ट लेयर है, इसकी सेकंड लेयर है. ठीक है, ये है न्यूक्लियर एनवेलप. इसमें भी स्मॉल पोर्स हैं, ये देखिए सारे पोर्स हैं जो एक्ट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह. उससे आगे इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर ग्लैनुलर फ्लूइड, एक फ्लूइड पाया जाता है जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वो फ्लूइड पाया जाता था, उसको कहते थे साइटोप्लाज्म. इसके फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ये सारा फ्लूइड है ना, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, और ये जो पोर्स है, ये जो सेमी परमिएबल की तरह एक्ट करते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर. ठीक है, उससे आगे न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और टू न्यूक्लियाई सिंगुलर न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियोलस है. जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो एक या फिर दो उसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं. ठीक है, उसको न्यूक्लियाई कहते हैं. और सिंगुलर अगर उसके अंदर एक होगा तो हम उसको न्यूक्लियोलस कहेंगे. एंड क्रोमोसोम्स.
अब ये पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज अ द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स। ये एक डार्क स्पॉट होता है, ये इसका सबसे अहम फंक्शन होता है, ये राइबोसोम्स बनाते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है जो बाहर जाके राइबोसोम्स बनते हैं। इसकी वजह से डिवीजन होती है, जिसके अपने वो होता है ना, राइबोसोम्स होते हैं, वो जब मर्जी चाहे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने न्यूक्लियस का वो स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये इसने बात की थी कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ये जो है ना, ये सारे, ये जो आपको फ्लोइड टाइप नज़र आ रही है, ये सारे क्रोमोसोम्स है ये। लेकिन अभी जो है ना, जब ये डिवाइड होने होते हैं ना, उस वक्त ये अपनी शेप्स में आ जाते हैं। इसकी शेप्स जो है ना क्रॉस टाइप होती है, उस शेप्स में फिर आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जब सेल डिवीजन होती है उसी वक्त क्रोमोसोम्स जो है ना विजिबल होते हैं। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेस यानी नॉन डिवाइडिंग फेस, आगे हम पढ़ेंगे कि इंटरफेस क्या होती है, मेटाफेस क्या होती है, माइटोटिक फेस क्या होती है, वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा ड्यूरिंग इंटरफेस यानी जब डिवाइड नहीं हो रही थी ऑफ सेल, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड। ये जो है ना थ्रेड की शेप में है, ये देखिए धागे नुमा स्ट्रक्चर है, उसकी शेप में ये सेल के अंदर मौजूद रहते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोटिन। ठीक है, क्रोमोटिन की स्ट्रक्चर में जब इसने डिवाइड नहीं होना होता तो सेल जब इंटरफेस में होता है यानी जब डिवाइड नहीं हो रहा होता सेल, उस वक्त ये क्रोमोटिन यानी फाइन थ्रेड धागे नुमा स्ट्रक्चर की शेप में मौजूद होता है। लेकिन जब इसने डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, फिर ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डी ऑक्साराइडो न्यूक्लिक एसिड। इसकी ये एमसीक्यूज है कि क्रोमोसोम्स किस से मिलके बने हैं। क्रोमोसोम मिलके बने हैं डीएनए से और प्रोटीन से। ठीक है, क्रोमोसोम मिलके बने हैं डीएनए और प्रोटीन से। उसके बाद न्यूक्लियस राइबोसोम्स। हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। अब राइबोसोम्स पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स आर दी टाइनी स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर वैसे इस तरह का होता है, ये जो साइड में आपको डायग्राम नज़र नहीं आ रही, इस तरह का होता है ये स्ट्रक्चर। Ribosomes are tiny structure that are either floating freely in cytoplasm or are bound to endoplasmic reticulum। ये endoplasmic reticulum भी एक ऑर्गेनेली है जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मैंने आपको ऊपर ऑर्गेनेलीज के नाम बताया, उनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली है। इन्होंने कहा है राइबोसोम्स टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जो या फिर फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली, या फिर वो जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं, बाउंड होते हैं। ठीक है, ईच राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। जो हर राइबोसोम होता है वो ऑलमोस्ट जो है ना इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ होता है। हमने कहा था न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्पॉट होता है न्यूक्लियोलस, जो बनाता है राइबोसोमल आरएनए, जो बाहर जाके राइबोसोम्स बन जाते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन है वो इक्वल अमाउंट ऑफ, इन दोनों की इक्वल अमाउंट होती है, जिससे जो है ना राइबोसोम्स बना हुआ होता है। Ribosomes are not bound by membrane and so are also found in prokaryotes। ये मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं होते, ये जुड़े हुए नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो है ना प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। Ribosomes are the sites of protein synthesis। Ribosomes are the sites of protein synthesis। Protein synthesis is extremely important cells and so large number of ribosomes are found throughout cells. When a ribosome is not working it disables into two smaller units। अब इधर इन अगले पैराग्राफ में इन्होंने इसका फंक्शन बताया हुआ है कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम फाउंड थ्रू आउट सेल्स, यानी जो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स है ना वो यही काम में जो है ना फाउंड होते हैं। ये थ्रू आउट सेल्स यानी यही सेल बनाते हुए जो है ना पाए जाते हैं। ज़्यादातर राइबोसोम्स यही से काम करते हैं। व्हेन जब ये काम नहीं ना कर रहे होते, जब ये काम कर रहे होते ये इस तरह होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जब ये काम नहीं कर रहे होते, व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग इट डिसेबल्स इनटू टू स्मॉलर यूनिट। ये इस तरह मिल जाते हैं, ये एक स्मॉलर यूनिट होता है, एक लार्जर यूनिट होता है। ये इन डिसेबल इनटू स्मॉलर यूनिट दोनों एक साथ जाके जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। So that's all. Today we study about two organelles, nucleus and the ribosome. If you like my video, please like, and if you have any problem about this topic, tell me on comment. I
give the answer of your problem. Once again, if you are new on my channel, please subscribe and press the bell icon. Okay students,